हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ के रखा है। दैट वाज अबाउट द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, ये सारी पढ़ी थी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ सकते? तो क्यों नहीं पढ़ सकते? हमारा आज का जो हेडिंग है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, राइट। इनके लिए भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करना होता है। कैसे डिफरेंट अप्रोच यूज़ करना होता है? आप लोग एक चीज़ की तरफ ध्यान दें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सपोज मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ बाय Cp। आपको तो एग्जाम में पूरा लिखना ही है वर्ड। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग तरीका यूज़ करना पड़ता है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन क्या आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है? अगर इलेक्ट्रोलाइट की आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होते हैं सारे के सारे सॉल्ट्स, सारे के सारे सॉल्ट्स। तो क्या सर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ऐसा किसी ने पूछा तो हम लोग कह देंगे कि सॉल्ट्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में या फ्यूज सॉल्यूशन में जब प्रिपेयर फ्यूज करते हैं, फ्यूज सॉल्यूशन नहीं होता। फ्यूज मतलब क्या? सॉलिड को हीट करो मेल्ट होगा, तो ये जो मोल्टन मास रहेगा उसे हम लोग कहते हैं फ्यूज स्टेट। तो ऐसा कंपाउंड जो एक्वस स्टेट में या फ्यूज्ड स्टेट में आयन प्रोड्यूस करता है एंड वो आयन्स फिर करंट कैरी करने में हेल्प करता है, उससे आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एंड इसके एग्जाम्पल आते हैं मैक्सिमम सॉल्ट। सारे के सारे सॉल्ट तो इलेक्ट्रोलाइट्स है ही है। इसमें एसिड्स भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, इसमें बेसेस भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप NaCl को देखें, HCl को देखें या फिर NaOH को देखें, देखिए सॉल्ट, एसिड एंड दिस इज बेस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जो इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से डिसोसिएट होता है एंड ज़्यादा नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब डिसोसिएट तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो आयन प्रोड्यूस नहीं करता। हम ये भी कह सकते हैं जिसका डिसोसिएशन थोड़ा सा स्लो होता है उससे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट मान सकते हैं। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे कंपाउंड्स विच डू नॉट डिसोसिएट। चाहे तो एक्वस सॉल्यूशन बनाकर देखिए या फिर फ्यूज कंडीशन में लाकर देखिए, ये डिसोसिएट नहीं होगा। एंड डिसोसिएट नहीं होगा तो वो आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, एंड अगर वो आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो करंट कैरी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इसे देखें तो शुगर, अगर प्योर वाटर की बात करते हैं तो उसमें से भी कोई करंट पास नहीं होता। अगर आप लोग ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये भी कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ चलते हैं। मैंने कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अलग अप्रोच हमें यूज़ करना होता है। क्यों अप्रोच यूज़ करना होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में फ़र्क देखो, एक डिसोसिएबल है, दूसरा नहीं है। नाउ हमें दूसरा अप्रोच क्यों यूज़ करना पड़ता है? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों सेम नहीं होते, इसमें अलग अलग कंडीशंस होते हैं। कैसे कैसे कंडीशंस हो सकते हैं हम लोग ज़रा सोचते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर मोर एज कंपेयर टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन। देखिए अगर आप लोगों ने सेम कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया, इलेक्ट्रोलाइट का भी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी, तो ऐसे केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा होती है? इसका रीज़न ये है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
सॉल्यूशन में मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाकर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। इट विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस, ये ज़्यादा नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट कि मोलर masses of electrolytes obtained from colligative properties are less as compared to molar masses of non-electrolyte। देखिए हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ के रखी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हमने मॉलिक्यूलर मासेस डिटरमाइन करके देखे हैं। तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि मोलर मासेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑब्टेन फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर लेस, ये कैसे होते, कम होते हैं एज कंपेयर टू द मोलर मासेस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों ऐसा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास भी था, बराबर है। देन अगर हम लोग एक और अप्रोच के बारे में सोचें तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स do not obey the equations of non-electrolytes। मतलब क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपने कैलकुलेट करके देखी है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, हम लोग वही इक्वेशन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लागू नहीं होता, वो इक्वेशंस फॉलो नहीं होते, हमें उसे क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। क्यों करना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न देखो। अगर हम लोग सपोज करिए कि NaCl को पानी में डिजोल्व करते हैं, सपोज मैं इसका 1 मोल लेता हूँ, यह है 1 मोल, तो ये सॉल्यूशन में जब जाएगा तो डिसोसिएट होके क्या प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। नाउ ये भी हो जाएगा 1 मोल एंड ये भी क्या हो जाएगा 1 मोल। तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। आपने तो एक ही मोल डाला था, लेकिन 1 मोल इसका सेपरेट हो गया, 1 मोल इसका सेपरेट हो गया, टोटल पार्टिकल्स कितने आ गए, 2। टोटल पार्टिकल्स कितने आ गए, 2। तो फिर देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ गई, हाँ हमने ऐसा कहा। एंड मॉलिक्यूलर मास घट गया, हाँ, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। इसीलिए हम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा कि कुछ अलग अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते समय। ना एक चीज़ याद रखिए, अगर कभी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है एंड उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोलाइट्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको कोई कहता है कि 1 मोलर आपके पास ग्लूकोज सोल्यूशन है एंड 1 मोलर आपके पास NaCl सॉल्यूशन है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, 1 मोलर की। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के सॉल्यूशन में 1 मोल रहेगा, लेकिन NaCl के सॉल्यूशन में कितने मोल्स रहेंगे, 2 रहेंगे। सर अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए तो जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी। मीन सपोज करिए कि आपके पास 1 मोलर NaCl है एंड 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड है, तो किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी। देखिए NaCl का डिसोसिएशन हुआ तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। कैल्शियम क्लोराइड का अगर डिसोसिएशन हुआ तो कैल्शियम 2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl निगेटिव। तो ये अगर 1 मोल है तो ये कितने हो गए, 2 मोल। टोटल मोल कितने हो गए, 3। यहाँ पर कितने हैं, 2। तो किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेगी, कैल्शियम क्लोराइड की। होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है, बराबर है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर बढ़ जाती है जैसे जैसे मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा एंड देयरफॉर उनका मॉलिक्यूलर वेट ये कैसा रहेगा, कम रहेगा। क्यों, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब देखिए मैंने हेडिंग देके रखी है वन टॉप फैक्टर आई एंड उसका मीनिंग भी आपके सामने रखा है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो सकती है।
क्योंकि हमने ये कहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट ओबे द इक्वेशंस दैट आर ऑब्टेन्ड फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने हेडिंग दे के रखी है वांट ऑफ फैक्टर आई। ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्वेशंस जो मिलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए वो फॉलो नहीं होते फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इनके बीच में रिलेशन ढूंढने के लिए वांट ऑफ एक साइंटिस्ट है, इन्होंने स्टडी की और एक रिलेशन ढूंढ के निकाला जिसे हम लोग कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल आई। ना वांट ऑफ फैक्टर है क्या? तो एक्चुअली इट इज़ द रेशियो। देखिए क्या लिखा है मैंने, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, द रेशियो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, the ratio of colligative properties of electrolyte solution divided by the colligative properties of non-electrolyte solution of the same concentration। मतलब यहाँ पर हमने concentration को कैसे रखा है? सेम। और ये मैथमेटिकली अगर डिफाइन कराना है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू colligative properties of electrolyte solution, colligative properties of electrolyte solution divided by colligative properties of non-electrolyte solution, non-electrolyte solution of same concentration। concentration को चेंज नहीं करना है। जब भी कभी हम लोग वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन का कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आप लोग सोचिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने कितने पढ़ी है? 4 पढ़ी है, बराबर है। तो मैं इन सब के लिए इक्वेशन बना सकता हूँ। चलो अगर मैंने कहा कि वेपर प्रेशर लोअरिंग तो डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर लोअरिंग, मतलब ये किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए। तो इससे हम लोग कर देते कुछ ऐसा, मैं यहाँ लगा देता हूँ O, राइट। इससे मैंने क्या लगा दिया? सबस्क्रिप्ट लगा दिया O। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? दैट इज डेल्टा TB, तो डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? डेल्टा TBO बन जाएगा ऐसा। देन उसके बाद बन जाएगा डेल्टा TF डिवाइडेड बाय डेल्टा TFO एंड आखिरी में पाई ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा, क्या हम लोग इसे ऐसे बना सकते हैं? ना यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, एंड ये सारे के सारे क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, राइट। इन दोनों के बीच में जो आप लोगों को रेशियो मिलता है उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। नाउ वांट ऑफ फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान दो, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है ये। एंड ये जो वैल्यूज है ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। मीन्स ये थेरोटिकल मानेंगे और ये क्या मानेंगे? ऑब्जर्व। चेंज होगा, हाँ, ये थेरोटिकल मानेंगे, ये चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये थेरोटिकल है और ये क्या है? ऑब्जर्व है। थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वांट ऑफ फैक्टर, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है, तो क्या उसके लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर नहीं अप्लाई कर सकते? कर सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? इट इज द एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल इन अ solution after dissociation divided by moles of formula units dissolved in solution। देखिए इसका मतलब क्या? मीन्स अगर मैंने 1 मोल NaCl डिजोल्व किया तो मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट्स कितना डिजोल्व हो गया? 1। लेकिन एक्चुअल कितने मिल रहे हैं सोल्यूशन के अंदर? 2, क्योंकि Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, राइट। नाउ ये जो वांट ऑफ फैक्टर है ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑन द मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो, क्योंकि याद रखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ
मोल्स, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसे केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी क्या देंगे हम लोग सर 1 अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट एंड थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट। तो ये उल्टा हो जाएगा। मीन्स वी कैन से दैट कि हम लोग इसके लिए वन टॉप फैक्टर बना सकते हैं फॉर्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस, फॉर्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब एक चीज के साथ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर फॉर्मूला मास लिखा है, तो फॉर्मूला मास का मीनिंग क्या होता है, इट इज नथिंग बट द कंसेप्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास लेने की बजाय हम लोग क्या लेते हैं, फॉर्मूला मास लेते हैं। मीन्स इसके केस में अगर हम लोग देखें तो मॉलिक्यूलर मास के केस में आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, m थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व्ड आ गया, m ऑब्जर्व्ड। और बाकी केस में सब उल्टा हुआ, बाकी केस में क्या था, ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल का रेशियो है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। इसलिए वन टॉप फैक्टर ये क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर मास दैट इज मास, मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। सर कैसे होगा, जरा सोचिए, अगर हम लोग वन टॉप फैक्टर की बात करते हैं, मेरे पास अगर NaCl है, मेरे पास अगर KCl है, मेरे पास अगर KNO3 है, तो इन्हें डिसोसिएट करके देखो क्या मिलेगा, K पॉजिटिव Cl निगेटिव, यहाँ पर मिलेगा Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, यहाँ क्या मिलेगा K पॉजिटिव NO3 निगेटिव। इनका अगर आपने एक एक मोल डिसॉल्व करने की कोशिश करी तो सॉल्यूशन में कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 2। मतलब इन तीनों के केस में जो वन टॉप फैक्टर है I ये कितना है, 2 है। देखिए 2/1 हो जाएगा, वन टॉप फैक्टर कितना आ गया, 2। अगर आप लोग कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व करते हो तो ये कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि सर ये तो 3 आयन प्रोड्यूस करेगा। हाँ, अगर आपने Na2SO4 को डिसॉल्व करने के बारे में सोचा तो ये इतने आयन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। देखिए ये 2 and 1, इनके लिए अगर आप लोग I की वैल्यू निकालते हैं तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वन टॉप फैक्टर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालनी है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वन टॉप फैक्टर। एंड देयरफॉर जो एक्सप्रेशंस आप लोगों ने पढ़ के रखे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वन टॉप फैक्टर बाय अप्लाइंग वन टॉप फैक्टर करना पड़ेगा। अब मैंने हेडिंग दी है मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो एक्सप्रेशन मिलते थे इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकालना चाहते हो फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आपने पढ़ा वन टॉप फैक्टर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसी रेशियो में मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो सिंपली बाय अप्लाइंग वन टॉप फैक्टर। देखिए आप लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से पढ़ के रखी थी, तो सबसे पहले तो डेल्टा P इज इक्वल टू P01 इंटू x2। यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, इसी का मतलब आपने पढ़ा था कि डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2 होता है, एंड इसके बीच में रिलेशन क्या था आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू क्या होता है, W1 होता है। ये आप लोगों ने ऐसा कुछ रिलेशन पढ़ के रखा था, किसके लिए, वेपर प्रेशर लोअरिंग के केस में। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ के रखी थी, दैट इज डेल्टा TB, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था, तो KB इंटू M, दैट इज नथिंग बट KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1।
बराबर है। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, डेल्टा टी एफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या था, के एफ इंटू एम था। सो ये हो गया के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। एंड आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू MRT, पढ़ा था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, तो N2 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास। तो ये हो जाता है दैट इज N2RT अपॉन V हो जाता है, ठीक है। लेकिन N2 का मीनिंग क्या होता है, तो सर मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मास अपॉन मोलर मास के हिसाब से ये क्या बन जाता है, तो W2RT डिवाइडेड बाय M2 इंटू V। ये चारों के चारों जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, ये किसके लिए है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर इन्हें अप्लाई करना है तो मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है बाय वन टॉप फैक्टर। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, देखिए वन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। एंड देयरफॉर ये इक्वेशन इस तरीके से अब चलता रहेगा। अगर आप लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना चाहते हो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए, तो जो इक्वेशन था उसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन टॉप फैक्टर से। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा इक्वेशन। एंड अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं तब भी हम लोग ऐसे यूज करेंगे। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, तो ये इक्वेशंस ऐसे चेंज हो जाएंगे। मीन्स वी कैन से दैट कि अब इनका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स सिंपल, अगर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर अप्लाई करते समय जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय वन टॉप फैक्टर, आप लोगों को मिल जाएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, राइट। इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं एक एक्सप्रेशन की तरफ जिसकी हेडिंग मैंने दी है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वन टॉप फैक्टर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना है एंड इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स को बनाकर देना है। कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया जिसको रिप्रेजेंट कर रहे बाय AXBY। एंड ये अगर डिसोसिएट होता है, सपोज ये कुछ ऐसे डिसोसिएट होता है, इट प्रोड्यूसेस X मोल्स ऑफ A पॉजिटिव Y पॉजिटिव कैटायन एंड Y मोल्स ऑफ B Z नेगेटिव एनायन। इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ये कैटायन प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज क्या प्रोड्यूस करेगा, एनायन। कैटायन कितने प्रोड्यूस किया, X मोल्स, एनायन कितने प्रोड्यूस किया, Y मोल्स, राइट। इनिशियली सपोज हम लोग लेते हैं इसका 1 मोल, तो इनिशियल मोल अगर आप काउंट करते हैं तो इसका लेंगे 1 मोल। तो एट दैट टाइम जब बस इनिशियल स्टेज है तो डिसोसिएशन हुआ क्या, नहीं। तो इसके कितने मोल्स प्रेजेंट है, 0। इसके कितने मोल्स प्रेजेंट रहेंगे, 0। नाउ लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर ये क्या है, तो अगर आप लोगों के पास जितने भी मोल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें से कितने डिसोसिएट्स होते हैं, तो ये हो जाता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्लाई करें तो एट इक्विलिब्रियम
जब आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसके कितने मोल्स बन जाएंगे, बचे रहेंगे 1 माइनस अल्फा। एक में से अल्फा डिसोसिएट हो गया, बराबर है, एक में से अल्फा क्या हो गया, डिसोसिएट। तो फिर इसके कितने मोल्स बन जाएंगे, तो सर एक्स अल्फा बन जाएंगे, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, एंड इसके कितने मोल्स बन जाएंगे, वाई अल्फा। नाउ सोचिए जरा, अगर आप लोग टोटल मोल्स निकालना चाहते हैं, टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या, इन सब का क्या हो जाएगा, सम। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, हो जाएगा कुछ ऐसे 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोग एक्सप्रेशन क्या बना सकते हैं, तो 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1। देखिए क्या बन के आ गया, 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1। यहाँ से मैंने अल्फा को क्या करा दिया, कॉमन करा दिया। तो फिर यहाँ से इस इक्वेशन को मैं एक और तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये जो इक्वेशन है 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। अब सवाल ये आता है कि n क्या है, तो वेयर n इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ आयंस, टोटल मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए क्योंकि x प्लस वाई ये किसके कोएफिशिएंट थे, तो सर इलेक्ट्रोलाइट्स के थे, बराबर ना, इलेक्ट्रोलाइट्स के कोएफिशिएंट है। तो x प्लस वाई ये क्या है, टोटल मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अब आपके पास जो इक्वेशन आया ये ऐसा आ गया, दैट इज टोटल मोल्स, बराबर ना, टोटल मोल्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। नाउ वांट ऑफ फैक्टर अगर अप्लाई करें तो वांट ऑफ फैक्टर फॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर वांट ऑफ फैक्टर देना है तो क्या देते हैं, तो I इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स in a solution after dissociation produced due to electrolytes, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व्ड, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व्ड। अब जरा सोचिए, यहाँ से आप लोगों को रिलेशन मिल सकता है। एक्चुअल मोल्स, आपके पास एक्चुअल मोल्स कितने हैं, तो इतने आ गए, दैट इज 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, बराबर है, डिवाइडेड बाय आपने मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितने डिसॉल्व कराए थे, 1 कराए थे। तो यहाँ पर देखिए ये तो I इंटू 1 हो गया। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I माइनस 1 ये यहाँ पर आ गया इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1, और अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये टर्म यहाँ आ जाएगी, तो I माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 हो जाएगा। आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए कि शो दैट अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 होगा। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 1.25 मोलल, स्मॉल m लिखा है मतलब मोलल है, इफ 1.25 मोलल सुक्रोज सॉल्यूशन हैज डेल्टा TF ऑफ 2.32 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल्टा TF फॉर 1.25 मोलल कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आपके पास 2 सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या दिखा रहा है, सेम 1.25 मोलल।
एक है सुक्रोज और एक है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए डेल्टा TF कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सोचिए ज़रा। फॉर सुक्रोज सॉल्यूशन, अगर आप लोग सुक्रोज सॉल्यूशन की बात करते हैं तो I इज इक्वल टू 1 है क्यों? क्योंकि सुक्रोज क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बट फॉर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन I इज इक्वल टू 3। कैसे? कैल्शियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा तो इट विल प्रोड्यूस Ca2 प्लस एंड ट्वाइस ऑफ Cl निगेटिव आयंस करेगा। तो ये 1 और ये 2, टोटल कितना आ गया? 3। अब कैल्शियम क्लोराइड के लिए वन टॉप फैक्टर कितना आ गया? 3। तो वन टॉप फैक्टर क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो। किसका? इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा TF किसका? कैल्शियम क्लोराइड का डिवाइडेड बाय डेल्टा TF किसका? सुक्रोज का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। सो देयरफॉर हमें कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा TF फॉर कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा TF फॉर सुक्रोज हो जाएगा। राइट, I कितना है? 3 एंड डेल्टा TF कितना है? 2.32। तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6.96 एंड डेल्टा TF है तो यूनिट क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा जैसा उसके लिए है। तो ये हो जाएगा डेल्टा TF किसका? कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का। इस तरीके से आपको वन टॉप फैक्टर के कंसेप्ट को अप्लाई करके देना है। देन सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट -0.680 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वन टॉप फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपके पास KF की वैल्यू गिवन है। अब अगर हम लोग इक्वेशन की तरफ ध्यान दें तो आपके पास क्या क्या वैल्यू प्रेजेंट है। देखिए गिवन आपके पास है मोलालिटी कितना है? 0.2 मोलल। फ्रीजेस एट मतलब क्या? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF दैट इज -0.680 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके पास ये वाली वैल्यू है पहले से ही पता है। सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस है। सॉल्वेंट कौन है? पानी। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना लेंगे? डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर आपके पास डेल्टा TF भी तो आ गया। डेल्टा TF क्या हो जाएगा? T0F माइनस TF होता है दैट इज 0 माइनस दिस वैल्यू। तो ये क्या हो जाती है? 0.680 डिग्री सेल्सियस। आपके पास क्या आ गया? डेल्टा TF आ गया। ठीक है, फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहता है? I कैलकुलेट करके दीजिए एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करके दीजिए। किसके लिए? KCl सॉल्यूशन के लिए। नाउ आप लोगों के पास अगर I की वैल्यू कैलकुलेट करानी है तो I कैलकुलेट करना मतलब दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है? रेशियो होता है। अब ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दूसरी तो है ही नहीं, पता करके देनी है। तो इसी का इस्तेमाल करके आपको वन टॉप फैक्टर निकालना पड़ेगा और फिर इसके कैलकुलेशंस की तरफ चलना पड़ेगा। अब अगर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो कैसे? ये जो वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है, न्यूमेरिकल में इतना वैल्यू दिया है। आप लोगों को थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे। ये क्या हो जाएगा? KF इंटू M। अब आपके पास KF कितना है? 1.86। KF इज गिवन, इसे गिवन की लिस्ट में डाल देते हैं। KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ठीक है, इनटू मोलालिटी, मोलालिटी कितनी है? 0.2। तो इसका अगर आप लोग आंसर देखें तो ये आ जाएगा 0.372 के आसपास। ये डेल्टा TF आप लोगों ने निकाल दिया, बराबर है। ठीक है, तो अब आपके पास जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इतनी है। तो यही डिग्री सेल्सियस भी होता है, इसे डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो अब वन टॉप फैक्टर क्या होता है? इट इज़ द रेशियो है, वन टॉप फैक्टर इट इज़ द रेशियो। तो ये किसका रेशियो लेंगे आप लोग? तो डेल्टा TF डिवाइडेड बाय डेल्टा TF नॉट लेंगे, ये रेशियो। नाउ डेल्टा TF आपके पास कितना है? तो इट इज़ 0.680 राइट, डिग्री सेल्सियस है। एंड डेल्टा TF आपके पास अभी थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके देखा तो कितना आया? दैट इज
0.372। तो इसका अगर आप लोग आंसर देखें तो ये आपको मिलता है 1.83। अब आपके पास क्या आ गया, वन टॉप फैक्टर आ गया। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के देना है, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। आपको पहले क्या निकाल कर देना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। दैट इज क्या हो जाएगा, पाई नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू MRT होता है। MRT का मतलब क्या हो जाता है, तो N2/V होता है ना, इंटू RT। सर यहाँ पर N2 कितना है, तो 0.2 मोलल, मतलब N2 की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। R, अब आप लोगों को सोचना है ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ जा रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में R की वैल्यू क्या लिया था, 0.08205 लिया था, और 6 कर सकते हैं इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए कितने डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करने के लिए कहता है, 0 पे, तो ये हो जाएगा 273। सर वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो आप लोगों को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 1 लीटर, बराबर है, अज्यूम क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर। नाउ करिए इसका कैलकुलेशन, अब करिए इसका कैलकुलेशन करने जाए तो ये आता है 4.48 यूनिट बच जाएगा ATM, क्योंकि इसका यूनिट ATM में होता है। तो आपके पास क्या आ गया, पाई नॉट आ गया। नाउ आपको पता है I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन पाई नॉट हो जाएगा। सो देयरफॉर पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू पाई नॉट। तो I कितना है आपके पास, 1.83 कैलकुलेट करके रखा है, 1.83 इंटू पाई नॉट कितना आ गया, 4.48 ATM है, ठीक है। करिए इसका कैलकुलेशंस करके देखिए तो कितना आता है, क्या आता है, 8.2 यूनिट क्या रहेगा, ATM, क्योंकि पाई नॉट का यूनिट ATM है, तो पाई का यूनिट क्या रहेगा, ATM ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 0.01 मोलल एक्वस फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -0.021 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड KF की वैल्यू गिवन है। तो आपके पास सबसे पहले तो M गिवन है, दैट इज 0.01 मोलल है। फिर उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF, ये कितना है, -0.021 डिग्री सेल्सियस है, मतलब आपके पास T0F है। क्यों, क्योंकि ये कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हो आप लोग ऐसे। सो देयरफॉर डेल्टा TF निकल गया, दैट इज T0F माइनस TF। सो 0.021, ये कितना आ गया, 0.021 डिग्री सेल्सियस। आपके पास KF है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको डिग्री कैलकुलेट करके देना है, अल्फा, लेकिन आपके पास I नहीं है। क्यों ना हम लोग पहले I कैलकुलेट कर सकें, तो हाँ सर I कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी है, डेल्टा TF। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, तो सर डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF नॉट। तो डेल्टा TF नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डेल्टा TF नॉट इज इक्वल टू क्या लेंगे, KF इंटू मोलालिटी। देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो KF की कितनी है, 1.86 है, इंटू मोलालिटी कितनी है, 0.01 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.86 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो 1.86 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.0186 हो जाएगा। सो देयरफॉर I निकालिए तो क्या होता है, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF नॉट, है ना, डेल्टा TF नॉट। सो देयरफॉर इसका रिलेशन अगर देखें तो आपके पास कितना डेल्टा TF है, दैट इज 0.021 है। एंड आपने कितना कैलकुलेट करके दिखाया अभी, दैट इज 0.0186। इसे कैलकुलेट करें तो ये शायद इतना आपको मिल जाएगा, 1.13 के आसपास। अब आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, I-1 डिवाइडेड बाय n-1। तो I आपके पास है, आ गया कितना आ गया, 1.13 आ गया, -1 डिवाइडेड बाय n-1। देखिए न्यूमेरिकल किसके लिए आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मिक एसिड मतलब क्या, तो फॉर्मिक एसिड मतलब ये एसिड
HCOOH, ये डिसोसिएट होके क्या देगा, तो H पॉजिटिव प्लस HCOO निगेटिव, तो 1 + 1 कितना n है, 2, 2 - 1 है, 2 - 1, सो देयरफॉर डिनोमिनेटर में कितना है, 1 ही है, राइट। और ये 1.13 - 1, तो ये कितना हो गया, 0.13, लेकिन अल्फा हम लोग परसेंटेज में लेते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 100, ये कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है, 3.4 ग्राम of calcium chloride is dissolved in 2.5 liter of water at 300 Kelvin. What is the osmotic pressure of the solution? Want-off factor for calcium chloride is 2.47. पाई कैलकुलेट करना है, वो भी कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन का, तो क्या हो जाएगा, I इंटू MRT। क्यों I? क्योंकि सर कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है एंड M की वैल्यू क्या होती है, तो W2/M2 इंटू V होती है इंटू R इंटू T। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया गिवन से भी पहले। अब आपके पास देखिए सारी वैल्यूज है क्या, तो W2 मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट है 3.4 ग्राम है। देन उसके बाद R की वैल्यू कितनी दी है, पता होनी चाहिए, 0.08206 dm³ ATM पर मोल पर केल्विन होता है। देन टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, ओके। M2 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, सॉल्ट कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 एंड क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 40 + 71, ये हो जाएगा 111, तो 111 ग्राम पर मोल। V वॉल्यूम कितना है, 2.5 लीटर, मतलब क्या, dm³, आपको फाइंड आउट करके देना है पाए, लेकिन क्या आपके पास I है। क्यों है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये कैसे डिसोसिएट हो जाएगा, Ca2+ ट्वाइस ऑफ Cl निगेटिव, तो 2 + 1 3 हो गया, राइट। नाउ कैलकुलेट पाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला आ गया, वैल्यूज पुट करनी है, तो ये हो जाएगा I से मल्टीप्लाई, तो 3 × 3.4 ग्राम इंटू 0.08206 dm³ ATM पर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर, दैट इज 300 केल्विन डिवाइडेड बाय M2, 111 ग्राम पर मोल इंटू 2.5 dm³। देखिए सिमिलर यूनिट्स क्या कैंसिल होते हैं, ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, देन उसके बाद मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल इनवर्स, dm³ डिवाइडेड बाय dm³, केल्विन टू केल्विन इनवर्स क्या बच गया, ओनली ATM। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट क्या है, ATM में है। अब करिए तो इससे सॉल्व, इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये होता है नियर अबाउट 0.745 ATM होता है। आपको ये कैलकुलेट करना है, चेक करना है ये मैंने दिया ये सही है या रॉन्ग है। अब इस मज़ेदार क्वेश्चन को पढ़िए जहाँ पर want-off फैक्टर का आपको बहुत सारा एप्लीकेशन करके दिखाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, किसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा, एंड विच हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन। आपको कंप्लीट डिसोसिएशन अज्यूम करना है। एक चीज़ याद रखिए, अगर हम इसका सोल्यूशन बनाने की बात करते हैं तो ये जो दोनों की दोनों टर्म्स है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स डेल्टा TB एंड डेल्टा TF आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड हेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे ऐसे केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आएंगी, एंड जिसके केस में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे ऐसे केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, किसके केस में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा एंड किसके केस में मिनिमम
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो चलिए इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है KCl। अगर आप लोग KCl की बात करते हैं तो KCl क्या डिसोसिएट होके देगा, K पॉजिटिव Cl निगेटिव। इसका 0.1 मोल है तो ये कितना हो जाएगा 0.1 एंड ये हो जाएगा 0.1। तो टोटल पार्टिकल्स अगर देखें तो इनका सम ये कितना हो जाएगा 0.2 m। ठीक है, देन सेकेंड में देखिए क्या है आपके पास, दैट इज NaCl। तो NaCl कैसे डिसोसिएट होगा, क्या देगा Na प्लस एंड Cl निगेटिव। कितना है 0.05 मोल। तो ये कितना बनेगा 0.05 एंड ये कितना बनेगा 0.05। तो अगर आप लोग इन दोनों का सम निकालते हैं तो ये कितना बन जाएगा 0.1 बनेगा, 1 मोल पार्टिकल बन गया। थर्ड वाले को देखिए, अब आपके पास क्या है MgSO4 है। तो MgSO4 कैसे डिसोसिएट होता है, तो Mg2 प्लस SO4 2 निगेटिव। ना ये कितना है तो 0.1 मोल है। तो ये हो गया 0.1 मोल, ये हो जाएगा 0.1 मोल। टोटल मोल्स कितने 0.2 मोल। एंड आखिरी में कौन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO4। ये ऐसे डिसोसिएट होता है Al3 प्लस एंड PO4 3 माइनस। तो ये 1 मोल है, ये हो जाएगा 1 मोल, ये हो जाएगा 1 मोल, टोटल क्या हो जाएगा 2 मोल। अब आपके पास क्या आ गए, इनके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सो देयरफॉर हम लोग आंसर बना सकते हैं। अब मैं इसे हटा देता हूँ, आपके पास इतनी जगह अवेलेबल है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था क्वेश्चन में कि किसके पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे कम है एंड किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि AlPO4 हैज़ मैक्सिमम number of particles in solution and hence have maximum elevation in a boiling point। ठीक है, एक आंसर हो गया। अब मिनिमम किसके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, NaCl। तो NaCl की अगर बात करें तो NaCl हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन एंड हेंस हैव मिनिमम डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। ये इसका आंसर है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप लोग, इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस अ 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड इज 1.35% डिसोसिएटेड इन एक्वस सोल्यूशन। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर of the solution assuming molality and molarity to be identical। now आपके पास अगर गिवन की तरफ ध्यान दिया जाए तो टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या 273 प्लस 25 ये हो गया 298 केल्विन। आपके पास परसेंट डिसोसिएशन है, परसेंट डिसोसिएशन ये कितना है तो 1.35% है 1.35। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज 0.1 मोलर और 0.1 मोलर है, क्योंकि मोलालिटी एंड मोलारिटी को आइडेंटिकल अज्यूम करके दिखाना है। क्या फाइंड आउट करके देना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब TF। देन उसके बाद क्या फाइंड आउट करके देना है, अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर भी फाइंड आउट करके देना है। लेकिन सबसे पहले तो सोचिए आपके पास अल्फा कितना है, तो अल्फा कितना है, परसेंट डिसोसिएशन कितना है 1.35 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 0.0135 हो जाएगा 0.0135 ये हो गया अल्फा। नाउ अल्फा है, आपको कंप्लीट आयोनाइजेशन अज्यूम नहीं कराना है।
अल्फ़ा है, इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये अलग है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका डिसोसिएशन देखिए, ये है एसिटिक एसिड एंड जब ये डिसोसिएट होगा तो इट विल प्रोड्यूस CH3COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इनिशियली अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल्स लेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना बचा रहेगा 1 माइनस अल्फा, मतलब ये हो जाएगा अल्फा एंड ये हो जाएगा अल्फा। तो n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल होके क्या बच गया 1 प्लस अल्फा, दैट इज 1 प्लस 0.0135। तो ये कितना आएगा 1.0135 आ जाएगा इतना। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, वो नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं आप लोग इसे, नंबर ऑफ एक्चुअल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड दिस इज व्हाट I, बराबर है, दिस इज नथिंग बट द I। ये डिवाइडेड बाय 1 करके देखो आपके पास क्या मिल जाएगा I मिल जाएगा। अब आप लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को 2 वैल्यू चाहिए, डेल्टा TF चाहिए एंड TF चाहिए। आपके पास तो TF है ही नहीं। हाँ, आपके पास डेल्टा TF कैलकुलेट करने का तरीका है, इलेक्ट्रोलाइट है तो I इंटू KF इंटू M ये होता है। ठीक है, नाउ डेल्टा TF तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर डेल्टा TF फाइंड आउट होता है तो ये क्या बन जाएगा, I कितना है 1.0135 इंटू KF फॉर वाटर। अगर KF फॉर वाटर आपको याद है तो ये होता है 1.86 इंटू मोलालिटी कितनी है 0.1 है, 0.1। तो इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन करके देखें तो कितना आएगा, करिए तो जरा। ये आ जाता है 0.1885 डिग्री सेल्सियस। नाउ डेल्टा TF आ गया आपके पास, सोचिए तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है T0F माइनस TF। सो देयरफॉर TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो T0F माइनस डेल्टा TF। तो T0F है आपके पास है, अगर T0F निकालते हैं तो T0F ये कितना है 0 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.1885 डिग्री सेल्सियस, आने वाला आंसर माइनस 0.1885 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, 0 से लेके कम हो गया तो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो गया। अब क्या कैलकुलेट करके दिखाना है आप लोगों को, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट होता है, सोचिए। I इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू I इंटू MRT होता है, I इंटू MRT। तो I आपके पास I कितना था, तो इट इज़ नथिंग बट 1.0135 इंटू M। मोलारिटी एंड मोलालिटी सेम है तो ये है 0.1 इंटू R कितना होता है, R की वैल्यू अगर देखें तो 0.08206 इंटू टेम्परेचर कितना लेना है 298 केल्विन। करिए, इसका यूनिट क्या आएगा, ATM आएगा। ये आता है 2.53 ATM। तो बड़ा सा क्वेश्चन था, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है, अ 0.15 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट माइनस 0.510 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट I and osmotic pressure at 0 degree Celsius. Assume volume of solution equal to the volume of water। अब आपके पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है जरा सोचिए। मोलालिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.15 मोलल। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF होता है दैट इज माइनस
0.510 डिग्री सेल्सियस। तो टी नॉट एफ आपको पता होगा, ये क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, दैट इज 0 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 0.510 तो ये हो गया 0.510 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी एफ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे सोचे तो हमें आई कैलकुलेट करके देना है, तो आई कैलकुलेट करके देना है और उसके बाद क्या कैलकुलेट करके देना है ऑस्मोटिक प्रेशर। आई भी फाइंड आउट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी फाइंड आउट करना है। आपके पास एक वैल्यू होनी चाहिए के एफ। सोल्यूशन कैसा है एक्वस, पानी के लिए क्या होता है 1.86 के एफ, केल्विन किलोग्राम पर मोल। नाउ क्वांटम फैक्टर निकालना है। आपको पता है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम आएगा। सो देयरफॉर डायरेक्टली यहाँ से आई की वैल्यू निकल सकती है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई के एफ इंटू एम। तो अगर आई कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.510 डिवाइडेड बाय के एफ कितना है 1.86 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.15। करिए तो क्या कैलकुलेट, अगर आप लोग इसका आंसर देखते हैं तो ये आता है नियर अबाउट 1.828। ये आ गया वन टॉप फैक्टर। क्या कैलकुलेट करके देना है इसके बाद पाई, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनटू आरटी एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय आई इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को क्या कहता है अज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब मोलैलिटी एंड मोलैरिटी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो I 1.828 है, मोलैरिटी बना दीजिए 0.15, R 0.08206 इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर अगर देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट कराना है, ये हो जाएगा 273 केल्विन। अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो ये आता है 6.143 ATM। ये एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों ने इसे सॉल्व आउट करके दिखाया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द मोलैरिटी अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr whose freezing point is -2.95 डिग्री सेल्सियस। आपके पास KF फॉर वाटर है 1.86। देखिए गिवन में अगर आप लोग वैल्यूज को देखें तो आपके पास KF है दैट इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। ठीक है, देन आफ्टर दैट आप लोगों को कहता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है -2.95 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास T0F होता है कि नहीं होता 0 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर डेल्टा TF निकलेगा दैट इज T0F माइनस TF। ये क्या हो जाएगा तो 0 माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा 2.95, तो ये हो जाएगा 2.95 डिग्री सेल्सियस। आपके पास डेल्टा TF आ गया। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहता है, मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहता है। एंड अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन KBr, अगर हम लोग KBr को कंप्लीट डिसोसिएट करते हैं तो K पॉजिटिव एंड Br निगेटिव, तो इसके लिए I कितना हो गया 2 हो गया। नाउ डेल्टा TF is equal to I into KF into M, so therefore M is equal to what, तो सर डेल्टा TF is equal to I into KF बनेगा। पुट द वैल्यू दैट इज 2.95 डिवाइडेड बाय 2 इंटू KF 1.86। करिए कैलकुलेट। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये आता है 0.793 यूनिट क्या होता है मोल पर केजी होता है मोलैलिटी का यूनिट। देन लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, अज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन। अब इसके आंसर की तरफ ध्यान दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं
तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज व्हाट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इट इज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और जिसके पास कम रहेंगे ऑब्वियसली उसका कम होगा। तो आप लोग उसका ऑर्डर बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपके पास पहला वाला कौन सा है, दैट इज लिथियम सल्फेट। ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, तो ट्वाइस ऑफ Li+1 एंड SO4 2 माइनस, ठीक है। हम लोग इसके टोटल पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर टोटल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये देखो, ये है 0.5, ये क्या हो जाएगा 2 × 0.5 एंड ये 0.5, तो ये 1 + 0.5, तो ये 1.5 हो गया, ठीक है। देन दूसरा देखिए क्या है, आपके पास है KCl। KCl कैसे डिसोसिएट होगा, तो K + Cl निगेटिव कितना है, तो 0.5, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5, टोटल पार्टिकल्स कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 मोल। थर्ड वाले को देखिए क्या है, तो इट इज़ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो Al2SO4/3 को डिसोसिएट करोगे तो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2 निगेटिव। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो ये है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 × 2 एंड ये क्या हो जाएगा 0.5 × 3, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1.5। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा 2.5 आएगा, 2.5 हो जाएगा। एंड अगर आप लोग लास्ट वाले को देखें तो ये है बेरियम क्लोराइड BaCl2, कैसे डिसोसिएट होगा, तो ये देगा Ba2+ प्लस ट्वाइस ऑफ Cl-। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिखा रहे हैं 0.1, तो ये कितना होगा 0.1 और ये क्या हो जाएगा 2 × 0.1, सम करके देखिए 0.3। अब अगर आप लोग ऑर्डर अरेंज करते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबसे पहले ये सोचिए सबसे कम किसके लिए आया होगा, ये देखिए सर इसके लिए आया क्योंकि सबसे कम, एंड सबसे ज़्यादा किसके लिए आया, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। उसके बाद किसके लिए है, अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई ऑफ बेरियम क्लोराइड इज लेस एज कंपेयर टू पाई ऑफ KCl, ठीक है, इट इज लेस एज कंपेयर टू पाई ऑफ लिथियम सल्फेट। एंड सबसे ज़्यादा किसका पाई मिला आप लोगों को, एल्यूमिनियम सल्फेट का, दैट इज Al2SO4/3। इस तरीके से ख़त्म हो जाता है आपका सॉल्यूशंस वाला यूनिट।